हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आ गए हैं फिर से हम लोग पढ़ने तनका पढ़ने चैनल पे। कैसे हैं आप मेरे शेर और शेरनियों? क्लास 10 के जितने भी बच्चे हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोगों के बीच हम लेकर आ गए हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमने लेखक परिचय करा चुके हैं, जो लोग अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप जाकर के उस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। पहले उसको लेखक परिचय देख लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन पे आइएगा। ठीक है, हम इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। जो बुक में है वो पूरा क्वेश्चन आप लोगों को बीच लेकर आए हैं। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको भविष्य में काम दे जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास 10 मैट्रिक 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 2 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, पार्ट 1 हमने लेखक परिचय कराया था, पार्ट 2 लेकर आए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रश्न प्रश्न नंबर 1 है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? मतलब लेखक किस चीज का बात करते हैं, किस विडंबना का बात करते हैं। ठीक है, और उसका स्वरूप क्या है, उसके बारे में लेखक पूछ रहा है। तो उत्तर, लेखक के विचार से, लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस विडंबना की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं और उसका स्वरूप क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं? तो लेखक के विचार से आधुनिक युग में भी जातिवाद का होना, इसके पोषकों की संख्या में कोई कमी नहीं होना। मतलब लेखक के विचार से आधुनिक युग मतलब आज का युग है। ठीक है, युग 3 प्रकार के होते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अभी आधुनिक युग चल रहा है, तो आधुनिक युग में भी जातिवाद का होना। जातिवाद समझते हैं? आज लोग जातिवाद कर रहे हैं। आज दिन सुने होइएगा कि एक जो यादव परिवार के लोग थे और उन्होंने ब्राह्मण परिवार में चले गए, जिसके कारण उसको मुंडन करके बहुत उसके साथ बदसलूक किया गया। ठीक है, तो जातिवाद का होना, इसके पोषकों की संख्या में कोई कमी नहीं होना। मतलब इसके पोषकों में कोई कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों तत्व में कोई कमी नहीं है। इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना, और हम लोग क्या करते हैं? तो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, उसके पोषक को बढ़ावा देते हैं। विडंबना माना गया है, और इसको जो है विडंबना माना गया है। मतलब जातिवाद को सपोर्ट करना, इस प्रथा को, जातिवाद के प्रथा को बढ़ावा देना, ये आधुनिक युग में जो है ये विडंबना की बात कही गई है। ठीक है, विडंबना माना गया है। कार्यकुशलता, जो उसकी योग्यता है, जो उसकी क्षमता है, के लिए श्रम विभाजन अनिवार्य है। मतलब कार्य कुशलता के लिए, काम के लिए जो है श्रम विभाजन जरूरी है, अनिवार्य है। मतलब कार्य कुशलता के आधार पर श्रम का विभाजन कर सकते हैं, बांट सकते हैं अपनी योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर। और जाति प्रथा को इसी व्यवस्था का दूसरा रूप कहा जाता है। और जाति प्रथा को जो है यही श्रम विभाजन का दूसरा रूप कहा जाता है। ऐसा तर्क देकर ही जातिवादी व्यवस्था कायम रखने का प्रयास को सामाजिक उत्थान के लिए विडंबना का स्वरूप कहा जाता है। मतलब इसी व्यवस्था को कायम रखने के लिए, जातिवादी जो व्यवस्था को कायम रखने के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए विडंबना का स्वरूप कहा जाता है। मतलब जब तक जातिवाद की प्रथा हम लोगों के बीच रहेगी, तब तक सामाजिक का उत्थान नहीं होगा, और यही विडंबना का क्या है? स्वरूप है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोगों को जातिवाद के सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जातिवाद के तर्क में नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को जातिवाद से ऊपर उठ के बात करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के जो पोषक है, ठीक है, जातिवाद के जो पोषक है उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? तो जातिवाद के पोषक पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं। जातिवाद के जो पोषक होते हैं, जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके बारे में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है। आधुनिक सभ्य समाज जो है, आधुनिक आज का जो समाज है, वह कार्य कुशलता के लिए, काम के लिए जो है श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन मतलब जात को विभाजन, श्रम मतलब काम का विभाजन, आवश्यक श्रम मतलब होता है काम, तो काम का विभाजन जो है आवश्यक मानता है। और यह जाति प्रथा भी इसी श्रम विभाजन का ही एक दूसरा रूप है। और जाति प्रथा जो है यह श्रम विभाजन का मतलब काम के आधार पर श्रम को बांटना, श्रम विभाजन मतलब काम को बांटना, यही जाति प्रथा का भी श्रम विभाजन एक दूसरा रूप है। इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसीलिए जो है इसमें कोई बुराई क्या है? नहीं है। ठीक है, यही जो है जातिवाद के पोषक तत्व में तर्क देते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद के तर्क में जो जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं, जो विचार दिए गए हैं, लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है? लेखक जो है क्या कहना चाहता है? तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क तर्क पर लेखक ने निम्न आपत्तियां व्यक्त करते हुए कहता है कि जातिवाद के जो पक्ष में तर्क दिया है,
उस पर लेखक ने निम्न आपत्तियां मतलब कुछ आपत्ति व्यक्त किया है, मतलब कुछ खराब समझे हैं और उसको समझते हुए कहे हैं कि जाति प्रथा ने श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन भी रूप धारण कर लिया है। मतलब श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप धारण कर लिया है। ये जो आज क्या हो गया कि जाति प्रथा ने श्रम विभाजन मतलब काम के विभाजन के आधार पर जो है श्रमिक विभाजन का भी रूप धारण कर लिया है। श्रमिक मतलब लेबर को भी विभाजन किया जा रहा है, ठीक है, मजदूर को भी विभाजन किया जा रहा है। एक सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के निम्न भिन्न भिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। मतलब सभ्य समाज में मतलब अच्छे समाज में जो है एक सभ्य समाज में मतलब अच्छे समाज में जो है श्रम विभाजन मतलब काम का विभाजन व्यवस्था जो है श्रमिकों को भिन्न भिन्न वर्गों में श्रमिकों मतलब मजदूरों को लेबर को भी भिन्न भिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, मतलब अलग अलग नहीं बांटती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। जाति जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, बताइए। जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। मतलब जाति जो है जो जात के लोग होते हैं, यादव होते हैं, भूमिहार होते हैं, राजपूत होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, पासवान होते हैं, राम जी होते हैं, मल्लाह होते हैं, तो ये सभी जाति के लोग होते हैं। तो जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का ही स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। मतलब जो जाति है वह श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप श्रम के आधार पर काम के आधार पर आज देखिएगा तो यादव है तो उनका काम किससे रिलेटेड है तो खेती बाड़ी से, भैंस पालन से, गाय पालन से रिलेटेड है। पासवान है तो पासवान जाति का क्या चीज से रिलेटेड है तो उनका वो अपना पेशा होता है। तो सभी जाति को यहाँ पर पेशा के आधार पर देखा जाता है। ब्राह्मण है तो उच्च कोटि के ज्ञान देने का काम करेगा, शिक्षा देने का काम करेगा। तो ये शिक्षा के आधार पर श्रम के आधार पर जो है जात का विभाजन किया जा रहा है। जो जिस जाति मुसा है तो उसका जो अपना काम है, मूसा उसा मारने वाला चाहे जो भी काम है वो काम करेगा। ये जात के आधार पर उसको जो है बांटा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, नुनिया का अपना काम होता है, फिर राम का अपना काम होता है। सबको जो है जात के आधार पर कर्म के मतलब जात के आधार पर जो है उसका कर्म डिसाइड किया जाता है। ठीक है, काम को डिसाइड किया जाता है। तो भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता है। मतलब भारतीय समाज में जो व्याप्त जाति व्यवस्था है को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप मतलब जो जाति व्यवस्था है उसको श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप मेन रूप नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह व्यवस्था मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। मतलब यह जो श्रम विभाजन जो है मनुष्य के व्यवस्था मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। मनुष्य जो है अपना मन से कोई भी काम नहीं करता है। मनुष्य अपना मन से समाज के आधार पर जाति के आधार पर जो है काम नहीं करना चाहता, नहीं की जा सकती, क्योंकि यह व्यवस्था मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। मनुष्य की रुचि नहीं है उसमें। श्रम के आधार पर जाति का विभाजन करना जो है उसमें मनुष्य की कोई रुचि नहीं है। जाति व्यवस्था में मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका व्यवसाय निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब इस व्यवस्था में जाति व्यवस्था में मनुष्य की निजी क्षमता मतलब मान लीजिए जाति व्यवस्था के आधार पर मनुष्य का जो क्षमता है, जिस क्षेत्र में मन लगता है, उसके विचार किए बिना उनका व्यवसाय निर्धारित कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई अदर जाति से आते हैं, मान लीजिए हम राम हैं, ठीक है? राम है, चमार जाति से आते हैं। अब हमको कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम लोगों के जाति का पेशा हम वही पेशा करेंगे, क्योंकि हमको इसमें क्षमता नहीं है, हमको उसमें मन नहीं लगता, हम उसके योग्य नहीं हैं, हम वो काम नहीं करेंगे। अगर हम एजुकेशन देने में, शिक्षा देने में माहिर है, तो हम शिक्षा देंगे। अगर मान लीजिए हम यादव जाति से बिलॉन्ग करते हैं, तो क्या हम शिक्षा नहीं देंगे? दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम भैंस पालन करेंगे, गाय पालन करेंगे या खेती-बाड़ी करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? या दूध का कारोबार करेंगे, ठीक है? तो उसके निजी क्षमता का विचार किए बिना मतलब जो उसका क्षमता है, जो उसके अंदर है, उसके विचार किए बिना उसका व्यवसाय निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब उसका पेशा जो है, उसका काम निर्धारित कर दिया जाता है। यह प्रथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना व्यवसाय बदलकर अन्य व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती है। मतलब यह जो व्यवस्था है, यह जो प्रथा है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना व्यवसाय बदलकर मतलब प्रतिकूल स्थिति, अच्छा स्थिति है, तब पर भी वो अपना जो है व्यवस्था जो भी बिज़नेस कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उसको बदल करके अपने की स्वतंत्र प्रदान नहीं की जा सकती। मतलब दूसरा व्यवसाय जो है अपनाने का स्वतंत्रता उसको प्राप्त नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों? जो काम कर रहा है वही काम उसको करना पड़ेगा। दूसरा काम चाहे मन लगे, चाहे जो काम मन लगे, चाहे नहीं लगे, उसको वो काम करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों? दूसरा को काम को वो नहीं कर सकता। चाहे वह काम पूरा हो चाहे नहीं हो। देखिएगा कोई भी काम हो, अगर मनुष्य को उसमें इंटरेस्ट नहीं हो, रुचि नहीं हो, तो वो काम में उसको मन नहीं लगेगा, तो वह काम बहुत कम होता है, ना के बराबर काम होता है, उसमें उस मनुष्य का नुकसान भी होता है। इसीलिए जो जिस क्षेत्र में मनुष्य का रुचि हो, जिस क्षेत्र में लोगों का काम हो, उसी क्षेत्र को काम को उसको करना चाहिए, जिसमें उसको दिल लगे, जिसमें उसको मन लगे। ठीक है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन क्या है? जाति प्रथा जाति प्रथा
जाति प्रथा भारत में बेरोजगारों की एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है कैसे? जाति प्रथा के कारण मतलब जाति प्रथा के कारण जो है लोग मतलब लोग जो प्रमुख रूप से और प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार है क्यों? बताइए। सुनिएगा, माता-पिता को जो भी पेशा होता है मतलब माता-पिता के जो पेशा होता है वही पेशा बच्चों को भी अपनाना पड़ता है। मतलब मान लीजिए जो पिताजी अगर लोहार है, ठीक है? पिताजी क्या है? लोहार है, तो उसके बेटा को भी क्या बनना पड़ेगा? लोहार बनना पड़ेगा, ठीक है? तो जो माता-पिता का जो भी पेशा होता है वही पेशा बच्चों को भी अपनाना पड़ता है। जो माता-पिता के पेशा है, वही पेशा बच्चों को भी अपनाना पड़ता है। ठीक है? भले ही पेशे के अनुयुक्त होने के कारण अनुपयुक्त होने के कारण उसे भूखा मरना पड़े। मान लीजिए उसको पेशा वो नहीं आता है, लोहार जाति वाला उसके बेटे को अगर पिताजी लोहार है और उसका बेटा जो है उसको लोहार वाला कोई भी काम नहीं आता है, तब पर भी उसको बरजोरी जो है ज़बरदस्ती उसको लोहार वाला काम उसको करना पड़ेगा, चाहे वो भूखे मर जाए। आज के युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में भी तेजी से बदलाव हो रहा है। अभी जो उद्योग धंधों में और प्रक्रिया में जो है तकनीकी में भी तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को कभी भी अपना पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी नया-नया तकनीक आ रहा है, नया-नया डिज़ाइन आ रहा है, जिसके कारण लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको जो तकनीक को बदलना पड़ेगा, उसको जो है व्यवसाय को बदलना पड़ेगा, पेशा को बदलना पड़ेगा। देखते होइएगा अभी नया-नया तरीका में अब देखिए माटी के बर्तन, पहले कुम्हार जाति के लोग होते थे जिनका टाइटल होता है प्रजापति। वे लोग क्या करते थे, तो पहले मिट्टी के बर्तन बनाते थे, खूब उसका उपयोग होता था, लेकिन अब इसका प्रयोग होता है। जो लोग जो उस पर मुख्य रूप से निर्भर रहते हैं, अगर कोई सोचेगा कि उसका बेटा वही काम करेगा, उसका पोता वही काम करेगा, उसके फैमिली मेंबर के लोग वही काम करेंगे, तो क्या उनका जीवन यापन होगा? नहीं होगा। एक परिवार भी सही से नहीं चल सकता प्यारे बच्चों। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, आधुनिक युग में अब हम लोग क्या चीज़ का बर्तन उपयोग करते हैं, तो स्टील का प्रयोग करते हैं। स्टील का हो गया, तांबा का हो गया, हम लोग प्लास्टिक का भी बर्तन उपयोग करते हैं, ठीक है? तो आए दिन में तो उन लोगों का भूखा मरना मतलब निश्चित हो गया है, तय हो गया है। तो तेज़ी से बदलाव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कुम्हार का बेटा है वही काम करेगा, वो पेशा को बदल सकते हैं, ठीक है? अन्यथा उसे भूखों मरने मतलब भूखों मरना पड़ सकता है, मतलब अन्यथा अगर वो पेशा को नहीं बदलेगा, तो वे लोग भूखे मर सकते हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी को भी अपना पेशा चुनने या बदलने की अनुमति नहीं देती है। हिंदू धर्म की जो भी जाति प्रथा है, वो अपने मन से पेशा चुनने की या बदलने की अनुमति नहीं देती है। भले ही वह किसी दूसरे पेशे में परंपरागत हो मतलब उसको दूसरा पेशा में नॉलेज हो, अनुभव हो, तब पर भी वो दूसरा पेशा को चूज़ नहीं कर सकता। इसीलिए पेशा परिवर्तन की अनुमति ना होने से मतलब पेशा परिवर्तन नहीं कर सकता, उसका अनुमति नहीं है, से जाति प्रथा देश में बेरोज़गारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। मतलब पेशा परिवर्तन नहीं कर सकता है, यही कारण जो है जाति प्रथा जो है देश में बेरोज़गारी का एक प्रत्यक्ष और सबसे प्रमुख कारण है। कौन? जाति प्रथा, ठीक है प्यारे बच्चों? आज नीच जाति के लोग कोई होटल खोल ले, ठीक है? उसका होटल नहीं चलेगा प्यारे बच्चों, उसका बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह नीच जात से बिलॉन्ग करता है, ठीक है? शूद्र लोग हैं, इसीलिए लोग उनके होटल में खाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? बेरोज़गारी। भले उसे समोसा बनाना आता हो, भले उसे लिट्टी बनाना आता हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि जाति के आधार पर लोग उसमें खाना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? मतलब आज लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है कहते हैं कि आज के समय में जो है गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं? गरीबी है और उत्पीड़न से मतलब उत्पीड़न का सबसे बड़ी समस्या कौन-सी है? ठीक है प्यारे बच्चों, गरीब और उत्पीड़न मतलब हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं, समस्या में रहते हैं, ठीक है? और गरीबी में रहते हैं, उसकी समस्या किसे मानते हैं? तो लेखक जाति प्रथा को आज के उद्योगों में गरीबी, ठीक है? उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानते हैं। मतलब लेखक जो है जाति प्रथा को आज के युग में जो है, आज के समय में जो है और गरीबी और उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। कौन? जाति प्रथा को। इसका मुख्य कारण है, यह है कि इस प्रथा में व्यक्ति की स्वयं की रुचि तथा कुशलता की पूर्णतः उपेक्षा की जाती है। मतलब इसमें क्या होता है जाति प्रथा के आधार पर इस प्रथा में व्यक्ति की स्वयं मतलब उसका जो खुद का रुचि होता है तथा कुशलता मतलब जिस काम में वह निपुण होता है, पूर्णतः उपेक्षा की जाती है। मतलब उसका कोई कदर नहीं किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, व्यक्ति की स्वेच्छा से कोई भी अन्य पेशा नहीं अपना सकता है। मतलब व्यक्ति की जो इच्छा है, स्वेच्छा मतलब इच्छा है, उसके आधार पर कोई भी पेशा को आप नहीं अपना सकते हैं। अरुचि के कारण मतलब अगर आपको रुचि नहीं है, अरुचि है, तब पर भी व्यक्ति की कार्य क्षमता की निरंतर घटने लगती है। मान लीजिए कोई भी काम है, आप उसको करने में रुचि नहीं है, अरुचि है, उसको मन नहीं है करने में, जिसके कारण उसका कार्य क्षमता क्या होने लगती है प्यारे बच्चों? कार्य क्षमता निरंतर घटने लगती है। उसका कार्य करने की जो क्षमता होती है, वो क्या घटने लगती है? घटने लगती है और वह दुर्भावना से ग्रस्त होकर भी धीरे-धीरे टालू प्रवृत्ति का हो जाता है और धीरे-धीरे दुर्भावना से ग्रस्त होकर धीरे-धीरे टालू प्रवृत्ति का
गलत-गलत काम करते रहता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक है। मतलब जिसके कारण उसका काम सही से नहीं चलेगा और दिन पर दिन वो खत्म हो जाएगा, तो आर्थिक दृष्टि से भी वह जो है नुकसान में पहुँच जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? तो यही है जाति प्रथा का सबसे प्रमुख कारण, किसको? जाति प्रथा का सबसे प्रमुख कारण है। ठीक है प्यारे बच्चों? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलू से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वयं की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। जाति प्रथा में जो है मनुष्य श्रम विभाजन जो है मनुष्य की स्वयं की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मतलब स्वयं की इच्छा पर जो उसका इच्छा है, मनुष्य की जो इच्छा है उस पर जाति प्रथा निर्भर नहीं रहता है। इस व्यवस्था में मानवीय कार्यकुशलता की कोई वृद्धि नहीं हो पाती है। मतलब इस व्यवस्था में क्या होता है, मानव की जो कार्यकुशलता होता है, उसकी कोई वृद्धि नहीं हो पाती है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वयं की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मतलब जाति प्रथा में क्या होता है, श्रम विभाजन का मनुष्य के अपने ऊपर कोई मतलब अपने इच्छा से कुछ नहीं होता है। इस व्यवस्था में मानवीय कार्यकुशलता की कोई भी मानव की जो कार्यकुशलता है उसमें कोई वृद्धि नहीं हो पाता है। इसमें मनुष्य को दुर्भावनाग्रस्त होकर टालू कार्य करने की विवश होना पड़ता है। इसमें मनुष्य को जो है टालू काम को भी विवश होकर के टालू काम को भी मतलब जो काम करने का मन नहीं है तब पर भी विवश होकर परेशान होकर वो काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको उस काम में रुचि नहीं है। अब मान लीजिए लोहार जाति के लोग है, लोहार के बेटा जो है लोहार बनना पसंद करेगा? नहीं करेगा। उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं, वो दूसरा काम करना पसंद करेगा। लेकिन जब जाति के आधार पर उसको बाँटा जाता है तो उसको मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। ठीक है? तो इस प्रथा में मनुष्य की धीरे-धीरे निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय मतलब वो काम करने में मतलब अरुचि दिखाता है, वो काम नहीं करना चाहता है। इन सब बातों द्वारा लेखक ने आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा को समाज के लिए हानिकारक सिद्ध किया। मतलब इसी पहलू से जो है आर्थिक जो है पहलू से भी जाति प्रथा को समाज के लिए हानिकारक सिद्ध किया। मतलब आर्थिक पहलू से भी पैसा कौड़ी के माध्यम से भी जो है जाति प्रथा को समाज के लिए एक हानिकारक जाति प्रथा जो है समाज के लिए हानिकारक चीज़ है। ऐसी प्रथा में लोगों की समता, मातृत्व एवं स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। ऐसी प्रथा मतलब जाति प्रथा से लोगों की समता समानता नहीं होती है, मातृत्व मतलब इच्छा शक्ति नहीं होता है, उसकी स्वतंत्रता उसको अपने अनुसार जो काम करने का मन होता है वो प्राप्त नहीं होता है। अतः जाति प्रथा रचनात्मक पहलू से भी हानिकारक है। जाति प्रथा जो है वह रचनात्मक पहलू से भी क्या है? हानिकारक है। ठीक है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? अगर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है तो किस-किस मतलब विशेषताओं को अपनाना चाहिए? तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्रता मतलब अगर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है तो लेखक जो है क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता होना चाहिए, बंधुत्व मतलब भाईचारा होना चाहिए और समता मतलब समान अधिकार होना चाहिए, पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। मतलब इसी पर आधारित समता के आधार पर स्वतंत्रता, बंधुत्व, समता के आधार पर जो है आधारित समाज को आवश्यक माना है, इम्पोर्टेंट माना है। ऐसे समाज में सभी एक-दूसरे की रक्षा को तत्पर रहेंगे। जब ऐसा समाज का निर्माण होगा, जिसमें स्वतंत्रता रहेगा, भाईचारा रहेगा, बराबर का अधिकार रहेगा, तो इसमें क्या होगा? तो ऐसे समाज में सभी एक-दूसरे की रक्षा को तत्पर रहेंगे। सब एक-दूसरे को रक्षा करने के लिए, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। दरअसल लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं है। लोकतंत्र जो है शासन पद्धति नहीं बल्कि समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान-प्रदान का नाम है। लोकतंत्र क्या है? तो समाजों के सम्मिलित अनुभवों के आदान-प्रदान का क्या है? आधार है। ठीक है? वही प्रदान करता है। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए अब गायब है, अब क्वेश्चन नहीं है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो को देखने से पहले जाकर के ऊपर वाला जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उस वीडियो को देखें। धन्यवाद।